हमने देखे हैं 26-27 साल का लड़का जिसको पैरालिसिस हो गया, जिसकी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इतनी यंग एज में इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हो रही है नशों की वजह से, सिगरेट बीड़ी का सेवन बढ़ने की वजह से, उसमें स्ट्रोक के पेशेंट्स भी हमारे पास यंग उम्र में आने शुरू हो गए हैं। हमने दोस्तों गुरदासपुर शहर ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਰਪੀ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕॉर्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਰੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕॉर्ट ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस तरीके के पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ रेगुलर? देखिए, हमारे पास हर तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं। स्ट्रोक के बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं कि लकवा हो गया, एक पासा नहीं चल रहा, बोलने में दिक्कत आ गई। हेडेक्स के पेशेंट आते हैं जो लाइफस्टाइल अपनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं पूरी, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, उनको माइग्रेन के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। पैरों की नसों के डायबिटीज़ की कंट्रोल ना होने की वजह से, पैरों की नसें सूखने की वजह से, पैरों में झंझनाहट, पैरों की, तो ये बहुत सारे तरीके के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। और इनकी तादाद जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होता जा रहा है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मतलब स्ट्रोक की वजह से ये स्ट्रोक आने का कारण क्या है डॉक्टर साहब? होता क्यों स्ट्रोक? ये स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जो खून की नाली है, जो खून सप्लाई हो रही है, उसमें रुकावट आ जाना, या खून की नाली का फट जाना। ठीक है, तो दो, एक खून की नाली में ब्लॉकेज के कारण जो होते हैं कि भाई खून गाढ़ा हो गया और खून की नाली बंद हो गई। ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसमें इसके कारण होते हैं बीपी का बढ़ना, मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अपने स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे कारण होते हैं इनके, जिनकी वजह से इनका रिस्क बढ़ता है। सबसे कॉमन कारण उम्र है, बट उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई हल नहीं है, वो कुदरती तौर पे हो गए, जिसकी एज ज़्यादा हो गई वो। तो डॉक्टर साहब, स्ट्रोक कैसे पता चलेगा कि ये इसके लक्षण कोई होंगे? कैसे बॉडी में क्या सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं? स्ट्रोक को हम डायग्नोज करने के लिए एक कॉमन आदमी के लिए हमने एक निमोनिक सा बनाया है जिसको कहते हैं बी फास्ट। तो बी से है बैलेंस, कि मैं चलने की कोशिश करता हूँ और मेरा अचानक से बैलेंस खराब होना शुरू हो गया, तो बी से बैलेंस। ई से आई, आंखों की कोई भी तकलीफ एकदम से आ जाती है, आप 15 मिनट पहले ठीक थे और अभी आपको एकदम से आ गई, तो जैसे उसको कहते हैं धुंधलापन हो गया, एक आंख से कम नजर आना शुरू हो गया, आधा दिखने में परेशानी हो गई, तो ये हो सकता है। दो नजर आने शुरू हो गए, तो ये हो सकता है। तो ई से आईज। देन एफ से होता है फेस, चेहरा का टेढ़ा हो जाना, एक तरफ का चेहरा कमजोर हो जाना। ए से होता है आर्म या लिम्ब, हाथ या पैर की कमजोरी आ जाना, मुड़ जाना। एस से होता है स्पीच, कि जबान थथलाना, जबान लड़खड़ाना, शब्द ना आना। लोग कहते हैं कि याददाश्त चली गई है, बट याददाश्त नहीं जाती है, वो बोलना ही भूल जाता है एक तरीके से। डॉक्टर साहब, कोई बॉडी में स्पेशल डेफिशिएंसी की कमी से ये न्यूरो की समस्या आती है, या कोई रूटीन में कभी भी हो सकता है? ये कुछ भी लकवा हो गया जी बंदे को? देखिए, स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी हो सकती है। इसको हम सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट की तरह हो सकती है, किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। इसका कोई मतलब पक्का तौर पर नहीं भी ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सिगरेट को छोड़ देना, सिगरेट बीड़ी का सेवन बंद कर देना जी, ठीक है, अपने बीपी को कंट्रोल में रखना, अपने शुगर को कंट्रोल रखना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना। और अगर मान लो ये कोई नशा कोई बंदा नहीं करता और उसको फिर भी लकवा आ रहा हो, उसका रीजन क्या है? उसमें फिर कई बार होता है कि हमारे खून में ऐसी पदार्थ होते हैं जिससे कि हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जवानी में पहले क्या होता था, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, तो उनकी वजह से भी कई बार स्ट्रोक आने का वो रहता है। अब यूजुअली क्या होता है कि स्ट्रोक पहले जब हम देखते थे ना, तो 70-80, 60, 70-80 के बाद होता था। आजकल जो हम देख रहे हैं, दवाइयों की वजह से, ड्रग्स जो नशे करते हैं उसकी वजह से, सिगरेट की वजह से 20, 30, 40 साल की उम्र में लोगों को स्ट्रोक होना शुरू हो गया। जो बंदा सिगरेट पीता है उसको ये स्ट्रोक की समस्या आएगी, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं ऐसा कहूंगा कि 100%, 100 में से 100 को होगी, बट देन अगर हम कंपेयर करेंगे एक नॉन स्मोकिंग बंदे को और एक स्मोकर को,
तो स्मोकर में रिस्क हमेशा ज़्यादा होगा। ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਟਿਸ ਜੀ ਜਾਂ ਆਰਪੀ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, क्योंकि काफ़ी सारी दुनिया देख रही है, क्योंकि यंगस्टर भी देख रहे हैं, उन्होंने भी पता। ठीक है, देखिए यंग पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अलग होती हैं। मोस्ट कॉमन हेडेक होता है या स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस हो गया या एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, तो ऐसे कंडीशंस होती हैं जो जिनके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है नशों की वजह से, सिगरेट बीड़ी का सेवन बढ़ने की वजह से, उसमें स्ट्रोक के पेशेंट्स भी हमारे पास यंग उम्र में आना शुरू हो गए हैं। हमने देखे हैं 26-27 साल का लड़का जिसको पैरालिसिस हो गया, जिसकी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इतनी यंग एज में इतना बड़ा जो शरीर पे आघात हो जाता है। उसका एक नशा, स्मोकिंग, ड्रग्स, जो अल्कोहल, कोकेन, अच्छा ये सब भी हमारा रिस्क इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सारा ये जो जितने भी नशे की चीजें हैं, ये सारी जो हमारा रिस्क बढ़ाती हैं। मतलब यंगस्टर जो लोग हैं आपके पास पेशेंट काफी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक बॉडी में जो शैटिका नर्व होती है, शैटिका नर्व प्रेस होने से काफी सारे लोग जो हैं वो काफी परेशान रहते हैं, बहुत सारी दवाइयां भी लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, सब हमारी बॉडी को नर्व जो है वो ठीक हो जाए, पेन किलर्स लेते हैं। इसका मतलब क्या रीजन क्या रहता है ये शैटिका नर्व को प्रेस होने का? देखिए, शियाटिका एक तरीके की एक सिम्टम कह सकते हैं, एक बीमारी कहते हैं, जिसमें हमें कमर से दर्द शुरू होता है और वो तीर की तरह एकदम नीचे जाता है पैरों की तरफ। जी। ठीक है, तो इसका मेन कारण होता है कि जो जहाँ से हमारी नसें निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नसें निकल रही हैं, वहाँ पे दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है जो कि दब जाती है, जिसकी वजह से वो बल्ज करके नस को दबाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। अब हम जितना चलते हैं तो चलने से ये दबाव बढ़ता है और वो दर्द जो है ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सिम्टम यही होता है कि मैं चलना शुरू करता हूँ, मेरे को थोड़ी देर बाद दर्द शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ से निकल के पैरों में जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं जिससे हम इस दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। दर्द को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। देखिए, इसके लिए अब हमें मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो मैनेजमेंट दो तरीके की होती है। एक होता है कि हमें दर्द कंट्रोल करना है ताकि बंदा अपनी जिंदगी को दर्द के बिना जी सके। ठीक है, मान लीजिए छोटी सी डिस्क है और सिर्फ टच कर रही है, कोई दबाव नहीं है बहुत ज्यादा, तो एमआरआई में क्लियर हो जाता है। हाँ, पर पेन हो रही है, तो उसमें हम मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए डिस्क इतनी बड़ी है कि उससे कमजोरी आनी शुरू हो गई है, दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ऑपरेशन करके उस दबाव को हटाया जा सकता है, जिससे कि जो ताकत है या जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग ऑपरेट भी करवा लेते हैं इसका, शैटिका का। अगर जरूरत पड़ती है, अगर दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, तो ऑपरेशन एक अच्छा ऑप्शन है, और ऑपरेशन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें लेना चाहिए। उसमें डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी नर्व सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकता है? देखिए, डायबिटीज में न्यूरोपैथी के नसों के कमजोर होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, पहला तो शुगर का कंट्रोल अच्छा ना होना। जितना शुगर का कंट्रोल खराब होगा उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज की कितने सालों से पेशेंट को शुगर है। ठीक है, उसके साथ होता है कि हम और क्या क्या अपने शरीर में टॉक्सिन्स डाल रहे हैं। अगर हमें शुगर है और हम कुछ ऐसे पदार्थ ले रहे हैं जैसे अल्कोहल है, जो कि नसों पे और डैमेज करता है, तो उसमें न्यूरोपैथी के कारण और न्यूरोपैथी और बढ़ जाती है। तो जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनको ऐसी दवाइयाँ या ऐसे ड्रग्स या ऐसी फूड चीजें, अल्कोहल अवॉइड करने की जरूरत है, जिससे कि उनकी जो न्यूरोपैथी है वो कम से कम डिले हो जाए। मैं नहीं कहूंगा खत्म हो जाएगी। अल्कोहल का तो जो मैसेज है वो मेल्स के लिए है, तो फीमेल की भी बात करूंगा, उनको भी शुगर होती है, तो वो फिर इससे कैसे निजात पाए? तो फीमेल्स में हमने देखा है कि देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सारे जितने भी विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी के कारण डायबिटिक पेशेंट्स में और नॉर्मली भी पेशेंट्स में ये डेफिशिएंसी की वजह से नसें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। उसमें अगर हम वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दूध, दही, हरी सब्जियां, ये सब लेना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स इसमें ज्यादा होता है। बिल्कुल। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, फिश आ गई और ये सब आ गया, जिससे कि बेटर रहता है। हम नट्स ले सकते हैं, गिरियां होती हैं जो, वो हम ले सकते हैं। तो उससे बेसिकली हमारे जो न्यूट्रिशन है वो पूरा हो जाता है, जिससे कि हमारी नसें लंबे टाइम तक काम करेंगी। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को स्ट्रोक आ गया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करे?
देखिए, स्ट्रोक अगर कभी भी किसी को आता है तो सबसे पहले तो पता लगना ज़रूरी है कि ये स्ट्रोक है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको निमोनिक बताया कि बी फास्ट, बी से बैलेंस, ई से आइज, एफ से फेस, ए से आर्म, एस से स्पीच, और जो टी है उसका मतलब है टाइम। इसमें टाइम बहुत ज़रूरी है। हम जितना तेज़ी से काम करेंगे हम उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ट्रीटमेंट का। इसमें हम जब भी स्ट्रोक आता है तो हमें एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जो कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो, जहाँ पे कि हमें उस इंजेक्शन को लगाने का मौका मिले, जहाँ पे जो कि क्लॉट डिसॉल्व कर दे। ठीक है, तो वो क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन सिर्फ हम उसी हॉस्पिटल में लगाते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि सीटी हो जाए इमीडिएटली, और ये इंजेक्शन लगाते हो और क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। तो क्लॉट डिसॉल्व, उससे जो रिकवरी है वो इमीडिएट हो जाती है। बट ये इंजेक्शन सिर्फ 4.5 घंटे में लग सकता है, पहले 4.5 घंटे में। अगर वो पीरियड निकल जाता है, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो फिर वो इंजेक्शन देने का कोई फायदा नहीं होता, उसमें नुकसान होने के चांसेस है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहाँ पे कि ये इंजेक्शन लगाने की फैसिलिटी हो। सो दोस्तों, ये डॉक्टर राहुल शर्मा जी ने और फोर्टिस एस्कॉर्ट तो गुरदासपुर के आरपी अरोड़ा हॉस्पिटल तो गुरदासपुर के आरपी अरोड़ा मैडिसिटी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर साहब ਕਿਹੜੇ टाइम ਤੇ ही विजिट करते हैं जी? मैं 2nd और 4th वेडनेसडे को एवरी मंथ गुरदासपुर के रेलवे रोड ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अगर किसी ने न्यूरो ਨਾਲ संबंधित कोई समस्या है तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, गुरदासपुर ਦੇ ही आरपी अरोड़ा हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर साहब ਨਾਲ संपर्क कर सकते। डॉक्टर साहब कोई स्पैशल डाइट भी नर्व सिस्टम को ठीक करने वास्ते लेनी चाहिए जी? जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया कि इसमें हमें अपनी एक बैलेंस डाइट रखनी ज़रूरी है, जिसमें कि सारे विटामिन हो, जिससे कि हमें अलग से कैप्सूल खाने की ज़रूरत ना पड़े। है ना? तो एक हरी पत्तियाँ, सारी सब्जियाँ, दालें, ये सब मिल के एक बैलेंस डाइट बनती है। अगर आप फिश लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, B12 है, ये सब हमें उनसे मिल जाता है, चिकन और उससे, अंडे से। माइग्रेन एक कॉमन सी बीमारी बनती जा रही है लोगों में ना, यंगस्टर में भी और जो दूसरे लोग भी हैं उनको काफ़ी माइग्रेन, हाफ सिर में दर्द रहना, ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, क्यों का तो कोई कारण नहीं है, ये शरीर बनाया गया है ऐसा है कि भाई किसी को होता है और किसी को नहीं होता है। तो कईयों को जेनेटिक होता है कि फैमिली में ही चल रहा होता है, मदर को है, फिर बच्चों में है, फिर उनसे है। तो क्यों का कारण नहीं, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। देखिए, माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। मतलब 60% ऑफ द हेडेक्स जो होते हैं दुनिया में, वो उसमें से मतलब 60% माइग्रेन होते हैं। तो इसमें माइग्रेन में सिम्टम्स क्या हैं? आधे कभी सर में इस तरफ दर्द हो गया, कभी इस तरफ दर्द हो गया, जो कि पल्सेटिंग है, थ्रॉबिंग है, जैसे कि नस चलती है ढम ढम ढम। उसमें उल्टी आने का मन होता है, आवाजें जो आती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई नस फट रही है अंदर। ठीक है। और जो साथ में उल्टी का मन हो गया, तेज आवाज, तेज रोशनी से परेशानी होती है, बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं तो खिद मचती है, उसमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के। माइग्रेन यूजली अगर कंट्रोल रहता है, महीने में 1 या 2 बार हो रहा है तो एपिसोडिक माइग्रेन कहते हैं इसको, कि महीने में 1 या 2 बार हो रहा है, तो उसमें हमें सिर्फ एक पेन किलर से ही काम चल जाता है। बट अगर मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। हमें डाइट रेगुलर करनी होती है, नींद पूरी करनी होती है, स्ट्रेस कम करना होता है। अगर कोई खाने की, हमें ट्रिगर ढूंढने पड़ते हैं अपने, किस वजह से, किसी को परफ्यूम लगाने से हो जाता है, किसी को उल्टा सीधा खा लिया उससे हो जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमारे हेडेक की फ्रीक्वेंसी वैसे कम हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी हमारी हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रही है तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं कि जो कि पेन किलर नहीं है बट माइग्रेन को कंट्रोल कर लेती हैं। तो आपको मान लीजिए कि हफ्ते में या महीने में 10 बार हेडेक हो रहा था, जो कि 2-2 दिन तक चल रहा था, जिससे कि आपके 20 दिन खराब हो गए महीने के। तो दवाइयों से इतना कंट्रोल हो जाता है कि आपको महीने में 1 आधी बार हेडेक होगा, उसके लिए आपने एक दवाई खाई और वो ठीक हो। माइग्रेन को स्ट्रेस से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। स्ट्रेस हमेशा, जब भी कभी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आएगा तो माइग्रेन के अटैक्स आपके बढ़ेंगे। तो स्ट्रेस एक बहुत पावरफुल फैक्टर है जो कि माइग्रेन को कंट्रोल करता है। सो दोस्तों, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਪੀ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ। ਧੰਨਵਾਦ।